आज के इस वीडियो में हम लोग जेनेटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें माता पिता के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरण होता है, इस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो जेनेटिक्स जो है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है। जो हमारा जेनेटिक्स है ये जो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम जो एक पीढ़ी के लक्षण हैं, यानी कि फर्स्ट पीढ़ी, पहली पीढ़ी का जो लक्षण है वो दूसरी पीढ़ी में कैसे, किस प्रक्रिया के द्वारा स्थानांतरित होता है, इसका हम अध्ययन करते हैं। अब हम थोड़ा सा जेनेटिक्स टर्म की बात कर लें तो ये जो जेनेटिक्स टर्म है इसको सबसे पहले 1905 ईस्वी में बेटसन ने प्रपोज किया था। यानी कि इस टर्म को बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 ईस्वी में दिया था, 1905। दो टर्म हैं, एक है जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी, अंग्रेजी में इसे जेनेटिक्स कहा जाता है। और ये क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम माता पिता के लक्षणों का उनकी संतानों में स्थानांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जिनमें हम माता पिता के लक्षणों का उनकी संतानों में स्थानांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। दूसरा जो टर्म है हमारा वो है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता अंग्रेजी में से कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी ये तो शाखा है। ये जो है आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है, वह फिनोमिना है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो ये दो टर्म है। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की शाखा है, आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है। हेरिडिटी इज द phenomenon through which the character of one generation transferred into next generation या सेकंड जनरेशन। तो ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो आनुवंशिकी है यानी जेनेटिक्स है, इसके पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। तो जो आनुवंशिकी के पिता हैं, आनुवंशिकी के पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको जो है सर ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इन्हीं से जो ये विज्ञान है जिसमें हम लोग लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, वो मेंडल से शुरू हुआ। और मेंडल ने क्या काम किया, इनका आरंभिक जो जीवन कैसा रहा, ये सब चीज़ों को हम मेंडलवाद कहते हैं। मेंडलवाद यानी मेंडलिज्म, मेंडलिज्म यानी कि वह सब कुछ मेंडल के बारे में, यानी उनका जीवन परिचय
और उनका काम, उन्होंने क्या क्या थ्योरी दी, किस तरीके से स्टडी की, इन सारी चीज़ों को मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। तो मेंडलवाद को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले मेंडल जो है वो एक यूरोपीय देश है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया मतलब नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया दूसरा देश है, ऑस्ट्रिया दूसरा देश है। ये यूरोप में है, जबकि ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप है। ये यूरोप महाद्वीप में एक देश है, ऑस्ट्रिया। तो मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के, जो ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था। ब्रून शहर में हुआ था। और ब्रून जो एक शहर था, उसमें एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था हिंजनड्राफ, HEINZEN, हिंजन ड्राफ में हुआ था। यानी कि अगर हम और सटीक नीचे तक पहुंचने की कोशिश करें तो हिंजन ड्राफ में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रून प्रांत कह लीजिए, ब्रून में आता था। और एक छोटे से गांव या कस्बे में हिंजन ड्राफ में हुआ था। इनके पिता का नाम एंटोन मेंडल था। जो इनके पिता थे उनका नाम था एंटोन मेंडल। और पेशे से ये किसान थे, खेती बाड़ी करते थे। यानी कहने का मतलब मेंडल का जो जन्म था, वो बचपन जो था वो एक सामान्य परिवार में बीता, सामान्य जिंदगी जी और अभाव की जिंदगी रही। शुरू में कठिनाई वाला जीवन था इनका। शुरू में यानी कि हाई स्कूल के स्तर पर जो मेंडल थे वो एक अच्छे छात्र थे, यानी कि ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। और आरंभिक कुछ दिनों में इन्होंने कई सालों तक फिलॉसफी का अध्ययन किया, दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी पढ़ी इन्होंने। इसके बाद 1840 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट हुए 1840 में। इसके बाद 1843 में इन्हें धार्मिक शिक्षा के लिए, जो धार्मिक शिक्षा देता था वो एक मोनेस्ट्री थी या एक कह लीजिए गिरजा घर था, ईसाइयों की एक संस्था थी, वहाँ पर इनको एडमिशन दिया गया। इसका नाम था अगस्टीनियन 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 थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसमें जो है इनको धार्मिक शिक्षा के लिए एडमिशन दिया गया, जहाँ पर इन्होंने 1848 तक धार्मिक शिक्षा ग्रहण की। और 1848 के बाद ये इसी संस्था का एक कॉलेज था, उसमें एज ए टीचर यानी कि एज ए शिक्षक उन्होंने पढ़ाना शुरू किया 1848 में। तो ये जो था यानी कि 1848 में ये अगस्टीनियन थियोसॉफिकल सोसाइटी में अपनी धार्मिक शिक्षा पूरी की। 1843 में इनको धार्मिक शिक्षा के लिए इसमें प्रवेश दिया गया था, यानी कि लगभग 5 साल इन्होंने धर्म की शिक्षा ली। और 48 के बाद इन्हें जो है यहाँ का एक कॉलेज था जिसमें इनको एज ए टीचर नियुक्त किया गया। इसके बाद जो है
वो 1851 में ये वियना आए। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना आए और यहाँ पर जो वियना विश्वविद्यालय था, वियना यूनिवर्सिटी था, वहाँ पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया। वियना विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। वियना विश्वविद्यालय कह लीजिए, वियना यूनिवर्सिटी कह लीजिए। यहाँ पर ये 1851 से लेके 1853 तक फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र और बॉटनी यानी कि वनस्पति शास्त्र का अध्ययन किया। कुछ किताबों में ये मिलता है मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस। खैर, ये इनका एक इतिहास है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 51 से 53 तक इन्होंने जो है वो अपना इसमें इन्होंने वियना विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और 1854 में ये फिर ब्रून लौट आए। जो ब्रून शहर था वहाँ पर वापस आ गए और एज ए टीचर फिर अपना प्रोफेशन शुरू किया। एज ए टीचर इन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। यहीं पर 1858 में 1858 में इन्होंने मटर के पौधे पर, मटर का मतलब है गार्डन पी, गार्डन पी पर, इसको बॉटनिकली इसको कहते हैं पाइसम सेटाइवम। मटर के पौधे पर यानी पाइसम सेटाइवम पर अपने प्रयोग, हाइब्रिडाइजेशन के प्रयोग, संकरण के प्रयोग शुरू किया। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के प्रयोग शुरू किए। और इनका जो इसमें वो था, जो इस प्रयोग से इन्होंने हासिल किया, जो जानकारियाँ हुई, उसको 1865 में एक्चुअली इससे पहले 1861 में नेचुरल साइंस सोसाइटी ऑफ ब्रून की स्थापना हुई थी। ये एक सोसाइटी बनी थी, नेचुरल साइंस सोसाइटी ऑफ ब्रून, और इसके स्थापनाकर्ताओं में यानी फाउंडिंग मेंबर्स में मेंडल भी एक थे। यानी मेंडल और बाकी कुछ लोगों ने मिलकर इस संस्था की स्थापना 1861 में की थी। और इसमें इसकी बैठक में 1865 में इन्होंने अपना जो शोध कार्य था उसको 1865 में प्रस्तुत किया। इसमें नेचुरल साइंस सोसाइटी ऑफ ब्रून में, नेचुरल साइंस सोसाइटी ऑफ ब्रून में 1865 में इन्होंने इसको प्रस्तुत किया। और 1866 में जो इस संस्था की एक पत्रिका थी, उसके 4वें संस्करण, 4th प्रोसीडिंग्स, यानी कि इसमें जो लोग मेंबर थे और जो अपना काम करते थे, वो इकट्ठा होने के बाद वो एक सामूहिक सारे लेखों को इकट्ठा करके एक पत्रिका के रूप में निकलता था, जिसको एनुअल प्रोसीडिंग्स कहते थे। तो 4th प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में पब्लिश हुआ। नेचुरल साइंस सोसाइटी ऑफ ब्रून में पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ, जिसमें मेंडल ने जो जेनेटिक्स हैं
यानी कि जो आज की आनुवंशिकी है, इसके कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया था। जेनेटिक्स के कुछ सिद्धांतों के बारे में बताया था कि चीज़ें कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। सिद्धांतों का वर्णन किया था या बताया था। तो ये था इनका शुरू से लेके जो शुरुआत का जीवन रहा, और उसके बाद इन्होंने कैसे कैसे काम किया, कहाँ काम किया। तो ये जो है वो इन्होंने इस तरीके से इनमें अपना योगदान दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जब इनका लेख इसमें प्रकाशित हुआ, फोर्थ प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी में 1866 में, तो किसी भी जो बड़े साइंटिस्ट थे उनका ध्यान इनके कार्यों की तरफ नहीं गया, यानी किसी ने इनको तवज्जो नहीं दिया। कारण ये था कि पहला तो ये कि 1859 में डार्विन का सिद्धांत आ गया था, जिसमें ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में डार्विन ने बात की थी। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसको हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। और चूंकि उस समय डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था वो इस तरीके की बहुत बड़ी बात थी, साइंटिफिक वे में उन्होंने जिस तरीके से इन चीज़ों को बताया था, तो जो देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जो मशहूर साइंटिस्ट थे, वो इसमें उलझे हुए थे। यानी उनका पूरा ध्यान ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के गुण और दोष निकालने में लगा हुआ था, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि मेंडल का लेख जिस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, यानी कि जो प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो नेचुरल साइंस सोसाइटी थी ब्रून की, जिसकी पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था, ये बहुत ही साधारण पत्रिका थी जो ज़्यादा फेमस नहीं थी। तो वैसे भी ज़्यादा लोगों का ध्यान इनके कामों पर नहीं गया। अगर यही कोई प्रतिष्ठित पत्रिका होती और उसमें ये लेख प्रकाशित हुआ होता तो शायद ज़्यादा लोगों का तवज्जो उसकी तरफ जाता। तो इस वजह से भी लोगों का तवज्जो नहीं गया। और तीसरी बात ये थी कि मेंडल कोई पेशेवर साइंटिस्ट नहीं थे। दूसरी चीज़ ये, अभी हम लोगों ने पहले देखा कि इन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स की शिक्षा ली थी, लेकिन बात ये जो है नेचुरल साइंस बॉटनी की कर रहे थे या बायोलॉजी की कर रहे थे। तो इसलिए भी उस समय लोगों को ये पता नहीं था कि मतलब इसमें जो इस तरीके की साइंस है उसमें मैथमेटिक्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरीके की जो डिज़ाइनिंग थी उसके बारे में ज़्यादातर वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं था। इस वजह से भी इनके मतलब एक मैथमेटिक्स वाला जो साइंस की बात कर रहा था, बायोलॉजी की बात कर रहा था, उस पर उनका ध्यान नहीं गया। तो ये कुछ खास कारण थे जिसकी वजह से मेंडल को उनके इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए भी कोई तवज्जो नहीं मिला। और चूँकि 1866 में पब्लिश हुआ था इनका, 1868 में जो मेंडल थे वो जो धार्मिक मठ था उसके मुखिया के रूप में नियुक्त किए गए, जिसको अंग्रेजी में अबॉट कहते हैं, मठाध्यक्ष। अपने यहाँ महंत जिसको कहते हैं, मठाध्यक्ष यानी कि उसके मुखिया। तो इसके बाद इनकी जिम्मेदारियां बढ़ गईं और थोड़ा इन्हें रिसर्च वाले कामों में इन्हें समय कम मिल पाया। इसके अलावा एक और कारण था, उस समय के एक फेमस वैज्ञानिक थे कार्ल नेगेली। इनको जब इन्होंने अपना लेख भेजा और अपनी जो कंक्लूजन थे, निष्कर्ष थे, उनको भेजा, तो इन महोदय ने इनको एक हाकबीड होता है, एक पौधा है, एक प्लांट है जिसको हाकबीड के नाम से जाना जाता है और बॉटनिकली इसको कहते हैं हिराशियम। इसके पौधे, इसके बीज भेजे। यानी कि इन महोदय ने, कार्ल नेगेली ने
मेंडल जिन्होंने कि मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, उनको इन्होंने हाक बीट के सीड भेज दिए कि इस पर आप स्टडी करो और इस पर करके बताओ। जबकि ये जो था हाक बीट जो था ये एपोमिक्टिक था। एपोमिक्टिक का मतलब होता है कि इसमें एक ही जनक से पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। जो लैंगिक प्रजनन है वो इनमें नहीं होता। तो जब यहाँ पर चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट भाग लेते हैं, मेल फीमेल, और यही मेंडल का कंक्लूजन था कि माता और पिता दोनों के लक्षण उनकी संतानों में किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं, और फिर ये जो पहली पीढ़ी होती है इससे आगे चल के इन जनकों के लक्षण जो एक में मिल गए हैं ये कैसे अलग होते हैं, इनके बारे में बताया था। लेकिन यहाँ जो लैंगिक प्रजनन की क्रिया नहीं थी, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि एपोमिक्टिक जो पौधे होते हैं उनमें जो लक्षण है वो तो एक ही जनक से आते हैं, उनमें लैंगिक प्रजनन होता ही नहीं है। तो सारे के सारे लक्षण जब एक ही जनक से हैं तो वो अलग कैसे होंगे? जब दो स्रोतों से लक्षण आते और फिर वो कितने लक्षण अगली पीढ़ी में गए, और फिर उनसे नेक्स्ट जनरेशन जब होता है तो उसमें कितना वो पहले का लक्षण रिटेन करते हैं और कितना नया लक्षण ग्रहण करते हैं, ये सब स्टडी थी मेंडल की। जबकि इन्होंने जो सीड भेज दिया उनमें ऐसा कोई था ही नहीं। जो एक ही जनक से पौधे बनते हैं तो उनके सारे के सारे लक्षण वो अपने जनक के जैसे होते हैं, क्योंकि दूसरा सोर्स है ही नहीं जीन आने का, तो वो क्लोन होते हैं, इनमें कोई विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। और जब 2 स्रोत से आते हैं तो हो सकता है कि जो नई जनरेशन बन रही हो वो पूर्ण रूप से किसी भी एक जनक के समान ना हो, यानी दोनों का मिक्सचर हो सकती है। या हम देखेंगे कि किसी एक के जैसी अगर है तो दूसरे का क्यों एक्सप्रेस नहीं हुआ। ये सब स्टडियाँ मेंडल ने की थी, लेकिन नगेली ने तो एक बहुत ही जो कह लीजिए कि बहुत ही गलत इन्होंने काम किया, गलत मानसिकता से इन्होंने काम किया। इनको पता था कि ये एपोमिक्टिक पौधा है जिसमें कोई भी जो लक्षणों के ट्रांसफर की बात है वो सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ तो फिक्स है जो नया वो बनेगा वो पीढ़ी दर पीढ़ी पहले पौधे के जैसा ही होगा। तो इस वजह से जब मेंडल ने इस पर अपने प्रयोग किए तो उन्हें अपने सारे कंक्लूजन वो गलत मिले, या जो उनके पहले कंक्लूजन मटर में मिले थे वो नहीं मिल पाए, नॉट फाउंड। इससे ये बहुत निराश हुए, इनको सदमा लगा, और इससे भी इनकी रुचि आगे जो साइंटिफिक काम थे उनमें कम हो गई। तो इस तरीके से मतलब इन्होंने एक षड्यंत्र किया जिसका असर इतने बड़े वैज्ञानिक और इतने बड़े मेधावी व्यक्ति पर पड़ा। इन्होंने साइंस की जो स्पिरिट होती है उसके खिलाफ काम किया। तो और इसके बाद चूँकि 1868 में इनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, तो दूसरा अपने काम के प्रति निराशा और ज़्यादा दूसरी जो जिम्मेदारियां थी उसमें उसका जो भार था, इस वजह से भी ये अपने काम से अलग हुई। और दुर्भाग्यवश 1884 में मेंडल का स्वर्गवास हो गया। यानी कि जिन्होंने इतनी बड़ी खोज किए थे, इतना बड़ा काम किया था, उन्हें इनके काम का कोई श्रेय नहीं मिला और इनका काम गुमनामी में ही रहा, अंधेरे में पड़ा रहा, किसी ने उसे तवज्जो नहीं दी। अगले लगभग 35-36 सालों तक ये ऐसे ही पड़ा रहा। और इसके बाद फिर जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई, यानी कि 1900 ईस्वी आई, तो उसमें इनके जो खोज थे उसकी पुनर्खोज हुई। जो नए वैज्ञानिक थे, नई सोच वाले थे, नई धारणा वाले थे, उन्होंने इस फील्ड में काम किया तो उनको वैसे ही कंक्लूजन मिले जैसे कि मेंडल ने खोजे थे। और जब उनको ऐसे कंक्लूजन मिले तो फिर उन्होंने इसके रेफरेंस के रूप में, जो लोग शोध कार्य करते हैं उनको पता होता है कि वो उससे पहले उस फील्ड में जो भी काम हुए रहते हैं उसको खोजता है और उसको एज ए रेफरेंस मिलाता है। तो जब उन्होंने एक रेफरेंस के रूप में इसको लिया और देखा कि ये सारी चीज़ें तो मेंडल बहुत पहले ही खोज चुके थे,
तब इन्हें इसका श्रेय दिया गया और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी गई, क्योंकि मेंडल वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड हाउ द कैरेक्टर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू हिज ऑफस्प्रिंग्स। तो ये रहा पूरा जो है वो हमारा मेंडलवाद यानी मेंडलिज्म, जो इनमें इनका जन्म कैसे हुआ, इन्होंने कैसी कैसी शिक्षा ग्रहण की और फिर किस तरीके से इन्होंने प्रयोग किया, क्या क्या स्थितियां इनके सामने आई और फिर क्या क्या परेशानियां हुई। अब अगले उसमें हम लोग देखेंगे कि मेंडल के ने आखिर क्या ऐसा किया, किस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना डिज़ाइन किया कि उन्हें इतनी बड़ी सफलता मिली और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी का।